हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भूमिका सिन्हा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर का एक्सटेंशन जो है आप अपने आगे हायर क्लासेस में देखेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है अभी इसका कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझना। बहुत इजी है लेकिन ध्यान से सुनोगे तब। ओके, चलो स्टार्ट करते थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन से। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी के हमने सुने थे, हमने पढ़े थे एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? साउंड एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी होता है। वैसे लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। लाइट का अगर आप मैं बात करूं तो लाइट का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। लाइट का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि किस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब एयर में लाइट का जो स्पीड है वो अलग हो जाएगा। जब ग्लास से पास होगा लाइट तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। वाटर से पास करेगा तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी, है ना। हर जगह पे लाइट की स्पीड अलग होती है। फॉर नाउ अभी हमको सिर्फ और सिर्फ जो है वैक्यूम का समझना है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या हो जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। तो लाइट तो भैया हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। अब यहाँ से है हम समझेंगे थोड़े से और डीप में कॉन्सेप्ट अलग अलग। ठीक है, अब कभी भी लाइट एक रे ऑफ लाइट हो गई है ना, अगर एक रे ऑफ लाइट जा रही है या फिर एक सिंगल लाइट पास हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? रे। वही अगर बहुत सारी मल्टीपल रेज ऑफ लाइट जाती है तो इन मल्टीपल रेज ऑफ लाइट को हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। आपके टेक्स्ट बुक में आप हर जगह बीम ऑफ लाइट मेंशन देखेंगे। तो बीम ऑफ लाइट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया एक आपका बेसिक टर्म। अब यहाँ से हम एक चीज समझते हैं, जब भी कोई लाइट है ना, कोई भी लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती, मान लीजिए ये अपना ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा लाइट रे हो गया। सिंगल है तो मैंने क्या बोला? लाइट रे हो गया। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तब तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है? तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन यानी जब कोई लाइट रे किसी सरफेस में स्ट्राइक की। ठीक है, किसी सरफेस पर जब कोई लाइट रे स्ट्राइक की और वो सरफेस क्या कर रहा है? इसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अपने अंदर ले ले रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है? अब मान लीजिए आपकी लाइट रे ऐसे आई और किसी सरफेस को स्ट्राइक की। ठीक है, तो अगर ये लाइट रे एब्जॉर्ब होने के बजाय क्या कर रहा है? बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, ये लाइट रे यहाँ पे आई और यहाँ से ये क्या कर रहा है? बाउंस बैक कर रहा है, वापस जा रहा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बाउंसिंग बैक, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि कोई लाइट रे आई, है ना, कोई लाइट रे आई और वो वहां से क्या हो गई? पार हो गई। पार हो गई ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे जो है यहाँ से थोड़े से रिफ्रैक्ट होकर पार हो गई। ठीक है, जैसे कि आप मान लो ग्लास में आप कोई भी लाइट रेज जैसे पास करोगे, लाइट दिखाओगे तो क्या होगा? वो वहां से पार हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। अगेन रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बाउंसिंग ऑफ लाइट रेज। किसी भी सरफेस पे ऐसे लाइट जा रही है अगर, तो ये यहाँ से वापस जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट बैक कर। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम जो है रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को मिरर बताना पड़ेगा। मिरर क्या होता है? ठीक है, वहीं से हम जो है रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। तो ऐसे तो तीन प्रकार के मिरर होते हैं जो आपके सिलेबस में। फॉर नाउ अभी हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है? कोई भी एक ग्लास, ठीक है, कोई भी एक ग्लास मान लो जिसका
कोई भी एक ग्लास जिसका एक साइड जो है हमारा पॉलिश्ड है, एक साइड को क्या कर दे रहे हैं हम, पॉलिश कर दे रहे हैं या फिर पेंट कर दे रहे हैं, और एक साइड जो हमारा स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये वाला जो है स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। और जो दूसरा साइड है, पहला सरफेस जो हो गया वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग, जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और जो दूसरा सरफेस हो जाएगा वो हमारा पॉलिश, उसको हम क्या है रेड कलर ऐसे कुछ पेंट कर देते हैं, तो वो ग्लास हमारा क्या बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर से हम रिफ्लेक्शन समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ये हम आड़ी लकीर खींचते हैं ये दिखाने के लिए कि ये जो साइड है हमारा पॉलिश सरफेस है, और ये प्लेन वाला सरफेस क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, है ना, एनी लाइन नॉर्मल टू सरफेस। मान लीजिए मैंने अगर बोला ये जो पेन है ये लाई कर रहा है नॉर्मल टू दिस पाम, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो पेन है मेरे पाम से क्या हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अगर मैं कह रही हूँ कि ये ग्राउंड सरफेस से कोई लाइन नॉर्मल है, दैट मीन्स कि ये लाइन इस ग्राउंड सरफेस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, या यूं कहूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इस प्लेन सरफेस में देखिएगा, इस प्लेन मिरर पे एक लाइन है जो एट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रे हो गया, नॉर्मल रे। हाँ, अब लाइट रे कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी, है ना। अब मान लेते हैं इस प्लेन सरफेस में, जो प्लेन सरफेस में इसमें कोई लाइट रे है स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो जो लाइट रे स्ट्राइक करती है ना, जो लाइट रे, ये लाइट रे मान लीजिए अगर सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया है ना, स्ट्राइक कर दिया, अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो अब ये जो लाइट रे यहाँ से क्या करेगा, ये बाउंस करेगा, तो जो लाइट रे बाउंस करके जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो बाउंस हो गया है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब आप एक बात नोटिस करिएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये नॉर्मल के साथ इस प्लेन मिरर पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कि जो एंगल, ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मिलके जो एंगल बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय थीटा। थीटा लिखा, उसके नीचे पे मैंने आई लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसको मार्क करते हैं हमारे रे डायग्राम पे, कहाँ पे लाई करेगा, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार से एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में अब जो एंगल लाई करेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल रे हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमको बेसिक टर्म समझ में आ गया। अब यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनता है जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दो बातें कहता है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये बोलता है कि ये इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे है। देखो एक बोर्ड है, उसी बोर्ड में इंसिडेंट रे भी लाई कर रहा है, नॉर्मल भी कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इंसिडेंट है यहाँ पे पीछे में कहीं रिफ्लेक्टेड, ऐसा नहीं है ना, एक ही प्लेन में है। तो ये पहला पॉइंट हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie
ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, रे डायग्राम बनाओगे बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट समझना और याद रखना। दूसरा क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, थीटा आर, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, सेम होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, इजी पड़ेगा और इसमें से आपकी क्लैरिटी होगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कोई लाइट रे है और वो जो है, कोई लाइट रे है प्लेन मिरर पे ये स्ट्राइक कर रही है या फिर ये नॉर्मल के साथ बना रही है 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल के साथ बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आई हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने हमको ये बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एंगल आपको बताया गया वो नॉर्मल के साथ बन रहा है कि नहीं, है ना। दो चीजें होती हैं, अगर ये देखो, ये मिरर हो गया, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं इंसिडेंट रे जो है मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही, तो ये इंसिडेंट रे वो, ये मिरर, तो 30 डिग्री कौन बना रहा है, ये। तो क्या ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये तो एंगल मिरर के साथ है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो नहीं सकता। तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच का कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ का एंगल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ का 30 डिग्री, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। अब अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, थीटा आई के बराबर हमारा थीटा आर हो जाएगा, और थीटा आर अब कितना हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री। ठीक है, एकदम क्लियर है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अब प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब प्लेन मिरर में हमारे जो इमेज बनेगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अब समझते हैं थोड़ा। ठीक है, प्लेन मिरर, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट, प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं अभी लिख रही हूँ, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट से कहने का अर्थात ये होता है, इरेक्ट मतलब क्या हुआ, सीधे, जैसे कि ये मेरा मिरर हो गया, इसमें जैसे ये पेन है, इसका इमेज कैसे बनेगा, एज इट इज इरेक्ट, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा का सीधा बनेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और दो तीन पॉइंट्स बताती हूँ, फिर मैं आपको उसमें समझाती हूँ। ये मोंटी खड़ा है मिरर के सामने, है ना, ये मोंटी खड़ा है कहाँ पे, मिरर के सामने। ये सीधा खड़ा है, क्या मोंटी सीधा दिख रहा है या उल्टा, सीधा दिख रहा है ना ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज, इसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। ठीक है, अब मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये मेरा इरेक्ट हो गया। वर्चुअल क्या होता है भाई, ये समझते हैं। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, है ना, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब इसमें जो मोंटी का इमेज बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोंटी को दिखेगा, मतलब ये हम ऐसे खड़े हैं, मिरर है, तो सिर्फ ये मोंटी को दिखेगा, उसकी भाई बहन मम्मी पापा अगर अलग एंगल पे, यहाँ पे मान लो कि कोई इसके भाई बहन और खड़े हुए हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि इस मिरर में इस बच्चे का इमेज इनको दिखाई दे, है ना। अगर यही रियल इमेज होता तो क्या होता, हर एक एंगल से मोंटी का इमेज दिखता। लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन का मतलब ये नहीं होता कि स्क्रीन में नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि मैं किसी भी एंगल से, मतलब रूम के किसी भी कोने में खड़े होकर इसका इमेज नहीं देख सकती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या हुआ कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
आया आपको समझ में? ओके। अब दूसरा क्या होता है, जो इमेज ऑब्टेन हुआ है ना, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होगा। देखिए मोंटी की जितनी हाइट यहाँ पर थी, यहाँ पे मिरर से पहले जो खड़ा है मोंटी वो ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर में जो दिख रहा है वो हो गया इमेज ऑफ मोंटी। तो मोंटी का जो सॉरी हाइट है वो मिरर से पहले एज ऑब्जेक्ट भी से एज ऑब्जेक्ट जितनी है उतनी ही हाइट इसकी कितनी है जो स्क्रीन पे दिख रही है ना। तो हमेशा प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है उसका साइज इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ उसके ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, मिरर इमेज के सामने, है ना, सॉरी, प्लेन मिरर के सामने मिरर के जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा मिरर के उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा क्या, प्लेन मिरर, ये हो गए मोंटी के पापा। ठीक है, ये मिरर से पहले जितना भी डिस्टेंस पे मोंटी के पापा खड़े रहेंगे उतना ही डिस्टेंस पे मोंटी के पापा का यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, ये जो प्लेन मिरर है यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ खड़े हैं, तो उनका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये रूल है, प्लेन मिरर जहाँ पे भी रहेगा ऐसे। अब मान लो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मोंटी के पापा मोंटी को आवाज देते देते 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए, है ना, तो अब मोंटी के पापा कहाँ पे खड़े हो गए हैं, यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पहले थे, 2 सेंटीमीटर आगे मूव हो गए, तो अब ये मिरर से पहले कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए, 3 सेंटीमीटर पे खड़े हुए, तो अब इनका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, मिरर से 3 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, है ना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि मिरर से इमेज सॉरी मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा उस मिरर से इमेज का डिस्टेंस। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। चलिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं, क्वेश्चन है एक, चलिए ये हो गया हमारा प्लेन, ये हो गया क्या हमारा नॉर्मल रे हो गया, परपेंडिकुलर है। चलिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पे ओके मॉन्टी ले लेते हैं, चलो एम ले लेती हूँ। ठीक है, मॉन्टी जो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़ा है, 7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन ऑफ, मतलब इमेज का लोकेशन कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगा एंड एट व्हाट डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगा और कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो देखिए 7 सेंटीमीटर आगे खड़ा है प्लेन मिरर से, तो जितने डिस्टेंस पहले खड़ा रहेगा उतने ही डिस्टेंस के बाद में उसका इमेज बनेगा, है ना। 7 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर है, तो इनका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, 7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, है ना। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, 7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, पहला क्वेश्चन। अब इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि ये बोल रहा है कि यार अच्छा नहीं दिख रहा, मैं चलो थोड़ा पास से देखता हूँ, जूम इन करके देखता हूँ, शायद अच्छा दिखने लगू, है ना। तो अब अगर मान लीजिए ये यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, ये 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, तो अब ये मोंटी कहाँ पे खड़ा हो रहा है, यहाँ पे खड़ा हो रहा है कहीं पे, है ना। ठीक है, तो अब इसका नया इमेज कहाँ पे बनेगा ये देखते हैं हम लोग। तो अब बताइए 7 सेंटीमीटर पहले मिरर से था और हमेशा हम लोगों को कहाँ से डिस्टेंस देखना है, मिरर से देखना है। अब इसने 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है, तो अब ये जो डिस्टेंस है, अब नया जो डिस्टेंस है मोंटी का कितना होगा फ्रॉम प्लेन मिरर, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 7 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर मिरर से। तो अब जो नया इमेज है मोंटी का वो कहाँ पे बनेगा, प्लेन मिरर से 3.5 सेंटीमीटर पे, है ना। ये आया आप लोगों को समझ में। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बन गया भाई कि नया इमेज कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे बनेगा, प्लेन मिरर के बिहाइंड में 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो नया इमेज है, न्यू इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये मेरा हो गया न्यू इमेज, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, है ना। तो कितना हो गया ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो न्यू डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अब एक टर्म और आता है प्लेन मिरर की, जितने हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझे अभी तक, इसमें एक और फीचर आता है जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन।
क्या कहते हैं बच्चा लोग? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आप खड़ी, आज आप लोग भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना, प्लेन मिरर के सामने हम खड़े, राइट हैंड हमने उठाया, ठीक है, राइट हैंड हमने रेस किया, तो जब आप प्लेन मिरर पे अपना इमेज देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड उठाई, ये दिखाई देगा, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे अगर आपने राइट हैंड रेस किया है तो आपके इमेज में आपको दिखेगा कि आपने जो है लेफ्ट हैंड रेस किया है, मतलब क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने मिलता है हम लोगों को। जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, ट्रैफिक में होते हैं, कई बार क्या होता है, एम्बुलेंस पीछे से आ रही होती है, ठीक है। अब आप ये बताइए, मैंने क्या बोला? प्लेन मिरर में क्या होता है, जो भी इमेज दिखता है ना वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। सीधा सेम हाइट तो सेम है लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर किसी रीजन से मान लो एम्बुलेंस आ रही है, वो सीधा ऐसे एम्बुलेंस करके लिखा हुआ है, तो हमको प्लेन मिरर, हमारे मिरर पे क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा, हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी गाड़ी आ रही है ना। इस रीजन की वजह से क्या होता है, एम्बुलेंस में हमेशा जो लिखावट रहती है एम्बुलेंस की वो हमेशा उल्टा रहती है। क्यों? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन अप्लाई होता है प्लेन मिरर में, है ना। तो हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि उसके सामने जो गाड़ियां चल रही है ना, इनके यहाँ पे जो मिरर होता है, ड्राइवर सीट पे या मिरर होता है पीछे का देखने के लिए, तो यहाँ पे ये उल्टा ये उल्टा जो लिखावट है, इसका इमेज कैसे आए? सीधा इमेज आए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? लेटरल इन्वर्जन। आया आप लोगों को सब समझ में? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो इमेज होती है प्लेन मिरर में वो क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है, सीधा का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए ना, इसके बेस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। आज आपका काम क्या है? ये जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आप पेन और पेपर लो और उसको बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।